Hello learners, welcome back. Myself Ronit and today I am back with a new chapter, that's modals. So today in this chapter modals, we'll try to understand that what are the importance of this chapter modals, why do we need to study modals, how many kinds of modals are there and what are different uses of each and every modals. See students, ये modals है क्या? So before learning the definition part, जानने से पहले कि भाई ये है क्या, उससे पहले हम जानेंगे कि भाई ये modals आया कहां से. So please see the chart which I am going to draw. So all right students, I have made the chart here for you. See, ये जो modals है वो आया कहां से है. तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप विल सी कि किस तरीके से ये modal और कहां से आया है. See students, the first one is verb. Verb आप सभी जानते हो, ये तीसरा नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है. आपका जो वर्ब है वो दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइडेड होता है. पहला है मेन वर्ब, जिसे आप एक और नाम से आप जानते होंगे, दैट्स एक्शन वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है बच्चों? एक्शन वर्ब क्या होता है बच्चों? जिसमें क्रिया हो रहा होता है, जिसमें कुछ एक्शन हो रहा होता है. एंड ये एक्शन वर्ब फर्दर 5 काइंड्स में डिवाइडेड है. पहला है V1, V2, V3, V4 एंड V5. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. एग्जाम्पल भी मैंने यहां पे लिख दिया है, कोई नई चीज नहीं है, आप जानते ही होंगे. ईट, एट, ईटन. V4 will always come with ing form and the last one V5 will come with s or es. तो इस तरीके से आपका मेन वर्ब या फिर कह लो एक्शन वर्ब सब डिवाइडेड है. नाउ कम टू हेल्पिंग वर्ब. अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्दर डिवाइडेड है दो भाग में. वन इज ऑक्सिलरी वर्ब and the other one is modals. You can see here. See students, these things, these verbs, we will try to I'll describe these verbs in a descriptive way in the chapter verb. For now, आज हम लोग से modals के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे. ये जो verb है क्या है, मेन verb, action verb, auxiliary, ये सारा कुछ हम लोग चैप्टर verb में अच्छे से देखेंगे. बहरहाल के लिए हम लोग modals चैप्टर पे फोकस करेंगे कि भाई ये modals आया कहाँ से. तो बच्चों modals कहाँ से आया? ये हेल्पिंग वर्ब जब दो भाग में डिवाइड हुआ, पहला है ऑक्सिलरी वर्ब जिसके एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से SMR. दूसरा है modals जो कि होते हैं टोटल 13 टाइप्स के. तो टोटल 13 टाइप्स के modal बच्चों प्रेजेंट है जो कि आया है हेल्पिंग वर्ब से, और ये हेल्पिंग वर्ब आया है वर्ब से. सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो modals है वो आया कहां से है. ये हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी? डिवाइड करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि एक है ऑक्सिलरी वर्ब जिसका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है. दूसरा होता है modals जिसका अपना एक मीनिंग होता है और जो सेंटेंस में अपना एक मीनिंग ऐड करता है. आप देख लो ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करूं, राम इज अ बॉय, लाइक इज किसी भी तरह का सेंटेंस में मीनिंग ऐड नहीं कर रहा है. बट इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ modals लाइक कैन, कुड, राम कैन स्विम, राम तैर सकता है. और लेट अस चेंज द modal, राम मे स्विम, राम शायद तैर सकता है. So you can see here how the meaning of the sentence has changed all due to this modals. So modals does what? It changes the meaning of sentence. इसीलिए जरूरत पड़ी बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए. पहला ऑक्सिलरी वर्ब जिसके पास अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, दूसरा modals जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है और जो सेंटेंस में मीनिंग ऐड करते हैं. सो बच्चों आपका modals कहां से आया? पहले वर्ब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. फर्दर हेल्पिंग वर्ब आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ. फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड वन इज modals. तो इस तरीके से आपका modals आया. सो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आई हैव told you, I made you understand the origination of this chapter modals. So first of all, draw this chart, then we will try to understand this chapter in a more detailed way. Please. Alright students, so now the definition part. डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो बच्चों, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है कि भाई modals आया कहां से. modals कहां से आया बच्चों? modals आया वर्ब के एक टुकड़े से, और वो वर्ब का टुकड़ा दो पार्ट में डिवाइड हुआ. एंड फर्दर वो वर्ब का टुकड़ा दैट इज हेल्पिंग वर्ब, वो फर्दर टू पार्ट में टुकड़ा बटा. सो बेसिकली ऑल वी नो इज कि modals भाई आया कहां से? वो है क्या? वो आया वर्ब से, बट वो है क्या? फ्रॉम द चार्ट वी कैन
इजीली टेल दैट मोडाल्स जो है आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपके सेंटेंस में अलग अलग तरह के मीनिंग्स ऐड करता है। अलग अलग मोडाल्स अलग अलग मीनिंग्स ऐड करते हैं। अब कैसे कैसे मीनिंग्स ऐड करता है, जैसे कि यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया भी है। अबिलिटी, क्षमता, ठीक है, कुछ मोडाल्स अबिलिटी शो करता है, कहीं कहीं पे पॉसिबिलिटी शो किया जाता है, संभावनाएं शो की जाती है, कहीं कहीं पे जरूरतें की बात होती है, कहीं कहीं पे परमिशन, है ना। इन तरह तरह के एक्सेट्रा, इन तरह तरह के मीनिंग्स को ऐड करता है आपका ये मोडाल्स। सो मोडाल्स क्या है बच्चों, आपका ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो तरह तरह के मीनिंग्स आपके सेंटेंस में ऐड करता है। मोडाल्स कितने तरह के हैं बच्चों, टोटल 13 तरह के आपके मोडाल्स हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन. So all right students, so now I have the first pair of modals here on the board. The first one is can, could. तो मैंने कोशिश किया है जोड़े में पढ़ाने का ताकि आपको बेहतर समझ आए और एग्जैक्टली आप कंपेयर भी कर सको कि भाई कैन और कुड का कई सारे इस्तेमाल भी आप देखोगे कि दोनों का इस्तेमाल कई जगह बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो होता यह है बच्चों कि बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों के बीच में, इसलिए आई हैव कंपेयर्ड द मोडाल्स इन अ चार्ट फॉर्म ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ पाए कि दोनों में फर्क कहां क्या है और इनका एग्जैक्टली इस्तेमाल कहां करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका हिंदी मतलब, कैन का हिंदी मतलब है सकता है। अब ये सकती है, सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये चेंज होगा। कुड हिंदी मीनिंग सकता था, सकते थे, सकती थी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों इसके इस्तेमाल पर। तो फर्स्ट इस्तेमाल है इनका वो है कैन का, इट एक्सप्रेसेस अबिलिटी, ये क्षमता दर्शाता है कि भाई मेरे अंदर कितनी क्षमता है। आई कैन ईट 5 चिकन्स, मैं 5 मुर्गे खा सकता हूं, मैं अपनी क्षमता दिखा रहा हूं। बट कुड भी क्षमता दिखाता है, बट ये कैसी क्षमता दिखाता है, पास्ट अबिलिटी, ऐसी क्षमता जो मेरे पास पहले थी पर आज नहीं है। अगर मैं ये कहूं आई कुड ईट 5 चिकन्स, दैट मीन्स मैं 5 मुर्गे खा सकता था, पर अगर आज मुझे कोई दे दे 5 मुर्गा खाने को तो मैं खा नहीं पाऊंगा। सो बेसिकली कैन भी अबिलिटी शो करता है और कुड भी अबिलिटी क्षमता शो करता है। फर्क बस इतना है कि ये प्रेजेंट अबिलिटी शो करता है और ये पास्ट अबिलिटी शो करता है। आइए दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। दूसरा इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी, संभावना जब हम व्यक्त कर रहे होते हैं। अब ये भी संभावना व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट यहां भी बारीक सा फर्क है। कैन का इस्तेमाल जब हम संभावना व्यक्त करने के लिए कर रहे होते हैं तो फ्यूचर की बात होती है ऑब्वियसली, बट कुड का इस्तेमाल जब हम संभावना व्यक्त करने के लिए यूज कर रहे होते हैं तो वो संभावना होती है नियर फ्यूचर की, बस मतलब पास के भविष्य काल की, ठीक है। जैसे कि अब भविष्य काल 2 तरह से हो सकता है, एक फ्यूचर हो सकता है कल की बात, आने वाले कल की बात, और दूसरा फ्यूचर हो सकता है आने वाले 1 साल बाद की बात। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। एक हो गया पास का फ्यूचर, एक हो गया दूर का फ्यूचर। तो जब दूर के फ्यूचर की बात होगी तो हम कैन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जब पास के फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात हो रही होगी तो हम कुड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब यहां पे देख लो आप, राम कैन विन द रेस। मान लो अगले महीने रेस होने वाली है, ठीक है, हम लोग घर पे बैठे हैं, डिस्कशन हो रही है राम के रेस के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा कि राम रेस जीत सकता है, ठीक है, तो राम कैन विन द रेस, ठीक है, फ्यूचर में होने वाली है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। बट मानो कल की बात हो, ठीक है, वो भी फ्यूचर है ना। मानो कल की बात है, हम अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं, दे कुड किल द बेबी, वो लोग अपने बच्चे को मार सकते हैं, ठीक है। तो यहां भी है, ठीक है, अब था नहीं होगा, है, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो लोग अपने बच्चे को मार सकते हैं, ठीक है। मान लो कल की बात है या फिर आने वाले 1 घंटे बाद की बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, नियर फ्यूचर, ठीक है। तो जब नियर फ्यूचर की बात होगी और तब हम संभावना की बात कर रहे होंगे तो हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कुड का। नाउ कम टू द थर्ड यूज, टू आस्क इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन का मतलब आप समझते ही होंगे। अब ये इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है। इनफॉर्मल परमिशन बच्चों को होता है ऐसे शब्द, इनफॉर्मल ऐसे शब्दों को कहते हैं जो आप अपने दोस्तों से के साथ इस्तेमाल करते हो, जो आप अपने फैमिलीज के बीच इस्तेमाल करते हो, उसे कहते हैं हम इनफॉर्मल, ठीक है। मान लो अब अपने बड़े भैया से परमिशन ले रहे हो तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल परमिशन। दोनों का इस्तेमाल
कैन का भी और कुड का भी, दोनों का इस्तेमाल इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है। बट एक जरा सा फर्क है। फर्क ये है बच्चों कि इसका इस्तेमाल इनफॉर्मल परमिशन के लिए तब हम करते हैं जब परमिशन बहुत ज्यादा पोलाइट हो, ठीक है। बट नॉर्मली परमिशन मांग रहे हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कैन आई गो विथ राम, क्या मैं राम के साथ जा सकता हूं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा इनफॉर्मल परमिशन है जो आप अपने भैया से मांग रहे हो, ठीक है। तो आपने कैन का इस्तेमाल किया। बट राम के साथ जाना बेहद जरूरी है, और अगर ज्यादा पोलाइटली अगर आप परमिशन मांगना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, कुड आई गो विथ राम प्लीज, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो साफ साफ कि मैंने अपने परमिशन में एक क्या डाला है, पोलाइटनेस डाला है, ठीक है। तो मेरा परमिशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा पोलाइट हो गया। सो नाउ आई वुड बी यूजिंग कुड इन प्लेस ऑफ कैन। सो दैट्स द डिफरेंस। बट माइंड यू स्टूडेंट्स, एक इस्तेमाल और है जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, दैट इज नॉट। इन दोनों के साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो और इसे नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है। तो वो बहुत आसान सा इस्तेमाल है। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 इस्तेमाल है, 3 + 1 एक नेगेटिव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे इस्तेमाल हैं, ठीक है, कैन और कुड के। बट दीज आर मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज नोट डाउन द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। Alright students, now see the next set of modals, number 2, may and might. ये अगला जोड़ा है, may और might. Now see students, I have written the uses. आइए सबसे पहले may का देखते हैं। may का जो इस्तेमाल है बच्चों, इसका इस्तेमाल होता है to show ability, ठीक है। अब ability तो can भी show कर रहा था, है ना, क्षमता तो can में दिखा रहा था। बट यहां पे ये जो क्षमता की बात कर रहा है, वहां ये अपने क्षमता को लेकर के श्योर नहीं है, उसे पक्का पता नहीं है कि वो कर सकता है भी या नहीं, ठीक है। तो जब भी आप अपने क्षमता को लेके, अपने एबिलिटी को लेकर के श्योर नहीं रहते हो, देन इन दैट केस वी यूज मॉडल मे। लाइक सी, आई मे ईट 5 चिकन्स, मैं शायद 5 मुर्गे खा सकूं, मैं शायद 5 मुर्गे खा सकूं, ठीक है। तो यहां पे आप श्योर नहीं हो 5 मुर्गे खाने के लिए। अगर मैंने कैन इस्तेमाल किया होता तो वहां पे आप 100% श्योर थे कि आप 5 मुर्गे खा सकते हो। नाउ सी, एबिलिटी के केस में माइट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। क्षमता दर्शाने के लिए आप माइट मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नाउ कम टू द सेकंड यूज ऑफ मे। सेकंड यूज बहुत कॉमन यूज है और इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से सारे बच्चे जरूर करते हैं, स्कूल, कॉलेज, अलग अलग जगह पे। इसका इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए। बट यहां पे आप देख सकते हो ये जो परमिशन है दैट इज फॉर्मल। अब फॉर्मल क्या होता है बच्चों, ये इनफॉर्मल का ठीक उल्टा होता है। इनफॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल हम कहां कर रहे थे, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के बीच। वहीं फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल कहां होगा, फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, है ना, ऐसी जगह पे होता है, ठीक है। तो जब फॉर्मल परमिशन मांगना हो तो वहां पे मॉडल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वहां पे मॉडल मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दैट्स अ क्वाइट similar sounding sentence which most of the students must be using for decades. May I come in, sir? ठीक है। तो what is this may I come in? That's a formal sentence. And for formal permission we use formal modal, that's may. अब यहाँ पे है बच्चों, formal permission के लिए might का भी इस्तेमाल करते हैं, but there's a difference. might का इस्तेमाल जब हम formal permission के लिए कर रहे होते हैं तो वो formal permission ज्यादा polite होगा। That is, might I go out please? क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कृपया कर मैं बाहर जा सकता हूं, ठीक है। तो now the permission is more polite as well as formal, ठीक है बच्चों। तो permission के लिए दोनों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। एंड ध्यान रहे दोनों का इस्तेमाल सिर्फ फॉर्मल परमिशन के लिए होगा। बट एक फर्क है मे और माइट में कि माइट का इस्तेमाल जब आप ज्यादा पोलाइटली परमिशन मांग रहे हो, फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो, तो वहां पे माइट का इस्तेमाल करोगे। जब नॉर्मली फॉर्मल परमिशन आप मांग रहे हो तो वहां आप मॉडल मे का इस्तेमाल करोगे। नाउ कम टू थर्ड यूज ऑफ मे, यूज टू टेल सर्टेन अनसर्टेन पॉसिबिलिटी। संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है। बट यहां पे जो आप संभावना व्यक्त कर रहे हो वहां पर आप अपने संभावना को लेकर के श्योर नहीं हो। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो, आप श्योर नहीं हो, ठीक है। तो मैं संभावना व्यक्त कर तो रहा हूं बट अनसर्टेनिटी के साथ,
वहां पे मैं श्योर, बिना श्योरिटी के मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं। तो बिना श्योरिटी के जब आप संभावना व्यक्त करते हो तो वहां पे आप मोडाल मे का इस्तेमाल करोगे। नाउ कम टू द थर्ड यूज। इसका भी इस्तेमाल होता है अनसर्टेन पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, बट एक फर्क है, एंड दैट इज पास्ट। मतलब बीते हुए वक्त में कुछ ऐसी संभावना व्यक्त करना, जैसे कि बीते हुए वक्त में कुछ हुआ है और उसके बारे में मुझे ज्ञात पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरे घर से कुछ मेहमान स्टेशन गए ट्रेन पकड़ने। ठीक है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कॉल करके बताया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि उन्होंने ट्रेन पकड़ा या नहीं पकड़ा। ठीक है, तो भाई हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने भाई ट्रेन पकड़ ली होगी। ठीक है, तो हमने संभावना व्यक्त की, पर ये जो संभावना व्यक्त की वो कब का व्यक्त किया? पास्ट का, जो समय बीत चुका है। वहां पे जो हम संभावना व्यक्त कर रहे थे मे के केस में, वो फ्यूचर की थी, और यहां पे जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो पास्ट का था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, एंड एक चीज और मैं बता दूं, पॉसिबिलिटी की बात हमने कैन और कुड में भी की थी, बट डिफरेंस ये है कैन, कुड और मे माइट में, कि कैन कुड में जो हमने संभावना व्यक्त की थी वहां पे श्योरिटी थी, और यहां पे श्योरिटी नहीं है बच्चों। सो प्लीज नोट डाउन। Alright students, so till now we have seen 4 modals. Now it's the 5th modal. इस नंबरिंग पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है, ये 3rd नंबरिंग चल रहा है, बट ये मोडाल नंबर हमारा 5th है। ठीक है, तो 4 मोडाल हम लोग देख चुके हैं, मे, माइट, कैन, कुड। 5वां है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू मोडाल के बारे में इस्तेमाल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई बच्चे इस मोडाल को इस तरीके से भी लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपका कहीं से भी मोडाल नहीं है। मोडाल आपका है यूज्ड टू। ठीक है, वो आपका मोडाल नहीं है। दैट्स अ मेन वर्ब। वो क्या है? वो मेन वर्ब है, और ये मोडाल है। आइए इस्तेमाल देखते हैं। बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है। ये क्या दर्शाता है? डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसी चीजें जो आप पहले करते थे, मतलब ओल्ड हैबिट, जो पहले आपकी आदत थी पर आज वो आदत आपके अंदर नहीं है। जैसे मैं पहले बहुत सिगरेट पीता था, मान लेते हैं, आई यूज्ड टू स्मोक, मैं फूका करता था, पहले फूका करता था, पर आज की अगर कोई बात करे तो मैं फूकता बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिगरेट बिल्कुल पीता नहीं हूं। आई यूज्ड टू स्मोक, मतलब मैं पहले सिगरेट पीता था पर आज मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूटी वी यूज modal used to. Please note down. Alright students, so now number 4 and modal number is 6th. छठा modal है ये, dare to। बड़ा आसान सा modal है ये। पहला इस्तेमाल इस modal का है to challenge। अक्सर हम लोगों को चैलेंज करते रहते हैं कि ये करके दिखा, वो करके दिखा। तो ऐसे करने के लिए जिस modal का हम इस्तेमाल करेंगे वो है dare to चैलेंज करने के लिए। I dare you to jump from the building। डेयर है कि तुम इस बिल्डिंग से कूद करके दिखाओ, इस बिल्डिंग से कूद करके दिखाओ। तुम्हें चैलेंज है, तुम इस बिल्डिंग से कूद करके दिखाओ। तो जब आप किसी को चैलेंज करते हो तो उस केस में जिस modal का आप इस्तेमाल कर रहे होते हो वो है डेयर। नेक्स्ट इस्तेमाल है इस डेयर टू modal का, वो है टू वॉर्न, धमकाने के लिए। वॉर्न, धमकाने के लिए। जब आप किसी को धमकी देते हो, डेयर नॉट टू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं धमकी दे रहा हूं। तो जब आप धमकी देते हो तो उस केस में जिस modal का आप इस्तेमाल करते हो वो है फिर से डेयर टू। तो डेयर को आप डेयर नॉट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट लगा करके। ठीक है, इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स। और इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं, डोंट डेयर टू टच मी। अगर इस तरह से लिखता हूं तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। ठीक है, so students, that's all for today. So in total we have studied six modals today. In the next video, that's modal 2, I'll end the chapter. That's all for today students. Thank you.